बात करते हैं सियासत के एक अबूझ पहेली वाले मुद्दे की। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ संभव है। इस बात को और मजबूती तब मिली जब सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई ये पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ओपी राजभर ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है और दावा किया है कि फिलहाल उनका भाजपा के साथ गठबंधन का कोई प्लान नहीं है। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो ये मुलाकात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी राजभर बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की अबूझ पहेली। ओवैसी के साथी का भाजपा दांव बूझ हो तो जाने। राजभर की राजनीतिक चाल, पिछड़ा कार्ड पर नया सवाल। भाजपा नेताओं के लिए दो पांव पर आने पर चारपाई पर वापस भेजने की अपील करने वाले ओम प्रकाश राजभर महज 5 दिन बाद ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग करते नजर आएंगे, ये किसने सोचा होगा। लेकिन यूपी की सियासत में राजभर की अबूझ पहेली इतनी ही आसान होती तो फिर बात ही क्या थी। पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। पिछड़ों का जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उस संबंध में चर्चा पर चर्चा करने को लेकर के, जैसे आज प्रदेश की हालत ये है कि ये तमाम जातियाँ जो उपेक्षित हैं इनको कैसे हिस्सा मिले। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले, ये बिल्कुल साफ है। लंबी बातचीत हुई, ये भी साफ है। बावजूद इसके राजभर कह रहे हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं तो फिर खुलकर ऐसी मुलाकात की जरूरत ही क्यों थी। है ना अबूझ पहेली। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजभर का दांव बूझ हो तो जाने। तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा तो कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है, और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई तो फिर से इस कयास को बल मिला कि ओपी राजभर एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। पहले एनडीए और मंत्री पद छोड़कर बगावत करने वाले ओपी राजभर का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलना सियासी घटनाक्रम का बड़ा बदलाव है। लेकिन राजभर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है। और जहाँ तक सवाल स्वतंत्र पटेल जी से मिलने का है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। भले ही राजभर अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन इस पर बयानों की बौछार तेज है। राजनीति में एक दूसरे से भेंट हो जाना, ये कोई राजनीतिक गठजोड़ों के ओर संकेत कर रहा हो या इस प्रकार का राजनीतिक कोई मंतव्य रहा हो, ये आवश्यक नहीं हुआ करता। मुझे जानकारी नहीं किसकी किससे भेंट हुई। भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों से इस कदर डर गई है कि उसे पता है कि समाजवादी की सरकार 2022 में आने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन वो कितना भी भटक ले, 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी सच में भटक जाएगी। इन मुलाकातों का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को समझ चुका है और उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी समझ चुका है कि श्री आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं कर सकते। श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक मंझे हुए राजनेता हैं और उनको वो भूला नहीं है कि जब श्री आदित्यनाथ जी ने उनको अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करके अपमानित किया था। ओपी राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM समेत 10 दल शामिल हैं। राजभर ने भाजपा पर चुभते हुए हमले का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। देश की जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक देश में हिस्सेदारी बराबर नहीं मिलेगी। तो एक जातिवार जनगणना कराने के लिए हम परेशान हैं कि देश में जातिवार जनगणना हो जाए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, सम्मान मिले। अब ये जान लें कि अगर भाजपा के साथ जाना हुआ तो राजभर किन शर्तों के साथ तैयार होंगे।
कुल 5 शर्तें गिना रहे हैं, जिसमें सबसे अहम शर्त यह है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। बी टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, गारंटी के साथ कहता हूं। 22 में सरकार बनवा के दिखाऊंगा, देखिए ना। अभी किसी को पता नहीं, इसी नाते सब परेशान ना। ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर भी अबूझ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर सपा, दूसरे नंबर पर बसपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन तभी होगा जब उनकी 5 मांगों को भाजपा मंजूर कर लेती है। ओम प्रकाश राजभर इस मुलाकात के बारे में जो भी दावे करें, लेकिन ये सच है कि इस मुलाकात के सियासी मायने काफी हद तक उनके बयानों से अलग हैं। सियासत में इस तरह की मुलाकात में जितनी बातें जमीन के ऊपर बताई जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के भीतर कैद होती हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अचानक से एकदम राजनीति सुभाषपा की बदली नजर आ रही, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर अभी तक पानी पी पी कर 24 घंटे भाजपा को कोसते थे, वो आज अचानक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंच गए। बात उन्होंने ये जरूर कही कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच 5 शर्तों का सौदा भी है कि अगर 5 शर्तें बीजेपी मान ले तो जा भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या ओवैसी के साथ जो भारतीय भागीदारी मोर्चा बना है उस पर सुभाषपा आगे बढ़ेगी, ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ेंगे, या फिर सियासी करवट जो ऊंट का है उत्तर प्रदेश में वो बदलने वाला है? और इन सब के बीच भाजपा उपाध्यक्ष जो सूत्रधार रहे इस मुलाकात के, दयाशंकर सिंह, उनके घर पर मुलाकात हुई। ओपी राजभर और स्वतंत्र देव सिंह के बीच बातचीत हुई। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई और मुलाकात के बाद राजभर के एनडीए में वापसी के कयास शुरू हुए। ओपी राजभर ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। भाजपा से गठबंधन के लिए 5 शर्तों की बात उन्होंने कही है। अक्टूबर में आगे की रणनीति पर खुलासा करेंगे, यानी कि दिलचस्पी आ गई है, सस्पेंस आ गया है कि आखिर अक्टूबर में ऐसा क्या खुलासा होने वाला है, कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। 5 शर्तें क्या हैं वो भी बता देते हैं। पहली शर्त, मुख्यमंत्री का चेहरा पिछड़ा जाति से हो, समान शिक्षा मिले, गरीबों का बिजली बिल माफ हो, गरीबों का इलाज मुफ्त हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, और अगली शर्त यह है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो ये 5 शर्तें हैं ओम प्रकाश राजभर की। और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव संतोष पांडे जी का रुख करते हैं। संतोष पांडे जी, जिस तरीके से अभी तक स्टैंड राजभर साहब कर रहा है कि भागीदारी मोर्चा बनेगा और हम सब मिलकर 5 मुख्यमंत्री और 25 मुख्यमंत्रियों का कॉन्सेप्ट बीजेपी को धराशायी कर देगा, मन बदल रहा है क्या? ये 5 शर्तें कैसे आ गई जब एजेंडा क्लियर था? तो देखिए, कहीं कंसेप्ट बदला नहीं है। आपने अपने पूरे जो समीक्षा दिखाया सुनाया है, उसमें देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्रिमंडल को छोड़ा, आज भी वही कॉन्सेप्ट हमारा। रही बात कि जो आगे की बात आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे, उसमें कोई बट वो नहीं है, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दा नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है कि हम जैसा कि नेताजी ने बताया कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे समाजवादी पार्टी को रखते हैं, सेकेंड पे बसपा को रखते हैं, थर्ड पे कांग्रेस को रखते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में गए थे और मुद्दों के आधार पर ही हम लोग उनको छोड़ा। और आज अगर हमारे सारे मुद्दे, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो, सरकार उनको बनाना है, लेकिन मेरे बल पे बनाना है। जहां उस प्रकार राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा रहेगी, वही उसी व्यक्ति की सरकार बनेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। और आपने फर्स्ट ऑप्शन में सपा को रखा है, तो डॉक्टर राजपाल कश्यप के पास जाएंगे, लेकिन चूंकि मुलाकात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हुई है, ऐसे में सत्यदेव पचौरी जी, ये जो अचानक से परिस्थितियां बदली है, मुलाकात हुई है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है क्या? किसी नई रणनीति, किसी नई सूझबूझ या नए गठबंधन की खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए, विपक्ष में
और राजनीति में हमारे यहाँ हम कोई का छूत नहीं मानते। मिलना जुलना, पारस्परिक संबंध, ये तो सामान्य सी बात है। हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, इससे आप राजनीतिक नेतार्थ नहीं निकालने चाहिए ना। और राजभर तो हमारे साथ रहे हैं, तो अगर मिले हैं, पिछड़ों के नाते मिले हैं, किसी नाते मिले हैं, तो मिलने में बुराई क्या है। जी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, अगर हम बात करें राजनीतिक जी पिछड़ी जातियों को अगर साधने की बात करें, लगातार कोशिशें आप लोगों की तरफ से जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया भी उन कोशिशों में लगे हैं और ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे हैं कि छोटी जातियों को या फिर छोटे छोटे दलों को लेकर जो आगे बढ़ेगा, भागीदारी मोर्चा के साथ जो रहेगा उसी की सरकार बनेगी और पहले ऑप्शन पर आप लोग हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पे लगातार कहा है कि हम छोटे छोटे दलों से समझौता करेंगे, उनको सम्मान देने का काम करेंगे और उन्होंने समय समय पे कहा है। दूसरी बार रही पिछड़ी जातियों की, अभी मैं 10 जिलों का दौरा करके आया हूँ, पिछड़े वर्ग सम्मेलन करके आया हूँ, जिसमें भारी संख्या में पिछड़ी जातियों के लोग आए हैं। उनको उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी ही असली सम्मान दे सकती, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे कश्यप हो, बिंद हो, मल्लाह हो, केवट और प्रजापति, ये इन लोगों को आरक्षित वर्ग का परिभाषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और बीजेपी ने तो इनको झांसा दिया, वोट ले लिया, सरकार बना ली। अब फिर सरकार खतरे में आ गई है, बीजेपी सरकार हटने जा रही है। बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, जो उस पर बैठेगा वो डूबेगा। अब 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता आ रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए क्योंकि सभी जाति वर्ग धर्मों का काम करने और जिस तरीके का बीजेपी सरकार में आएगी, सरकार तो पिछड़े और दलित आदिवासी के दम पे बनाएगी। सत्ता में आने के बाद में स्वतंत्र देव को हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा आगे देखेंगे। लेकिन संतोष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, पचौरी साहब के पास जाएंगे, लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया गया। राजभर जी नहीं, सवाल तो इसी ने उठा कि जो बर्खास्त हुआ वो 5 शर्तें लेकर कैसे आ सकता है, तो क्या वाकई कुछ बदल रहा है? उस पर जाएंगे, लेकिन पूरी मुलाकात के सूत्रधार जो है भाजपा के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह से एबीपी गंगा ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुलाकातें होती रहती हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या नहीं है, नहीं निकाले जाने चाहिए। ये जो मुलाकात हुई, इसके सूत्रधार हैं दया शंकर सिंह जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे। आज जो बैठक हुई है स्वतंत्र देव सिंह जी के आवास पर, वहाँ ओम प्रकाश राजभर भी गए, 1 घंटे तक बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत रही? देखिए, ये तो ऐसे व्यक्तिगत मुलाकात थी और अब पहले भी माननीय ओम प्रकाश जी से हम लोग की हर समय मुलाकात होती रही है और क्योंकि उनका बलिया में ही उनका राष्ट्रीय कार्यालय है और पूर्वांचल के नेता हैं और 2017 में भी मैंने हम लोग पार्टी के साथ थे वो, और उनके कारण हम लोग को उधर मजबूती मिली थी और उनको भी मजबूती मिली हम लोग के कारण। तो आज का मैं ये कह सकता हूँ कि औपचारिक ही मुलाकात थी और ओम प्रकाश जी यदि वैचारिक रूप से जो ओम प्रकाश जी काम करते हैं, मैं आपको बात कहूँ तो 2017 से पहले की बात 16 की कहूँ तो माननीय मोदी जी जब उज्ज्वला योजना के उद्घाटन के लिए बलिया जब आए हुए थे, तो उस समय ओम प्रकाश जी ने मुझसे कहा था कि मोदी जी जो आज पूरे देश में काम करते हैं, जो दलितों के लिए, सुस्तों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, वही काम मैं भी अपने इस समाज के अंदर करता हूं। तो मैंने उस समय भी उनसे कहा था कि आप जो है मोदी जी की नीतियों को आप मजबूत करिए और उसको उन्होंने किया भी। जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो मुलाकातों के बाद सवालों का सिलसिला शुरू है और सीधे संतोष पांडे जी आपके पास ही आ रहे हैं और एक सवाल जो लोगों के मन में भी है और चुप भी सकता है, और सवाल ये कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर साहब ने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से मुलाकात की, कुछ दिन पहले बहराइच में जो तस्वीर सामने आई थी भागीदारी मोर्चा के आपके सहयोगी ओवैसी साहब वहां पर चद्दर चढ़ाए थे, जिसको हराकर सुहेल देव ने एक प्रतिमान स्थापित किया, देशभक्ति की भावना जागी और उसके कट्टर दुश्मन को, उनके कट्टर दुश्मन के मज़ार पर अगर चद्दर चढ़ा दी गई, कहीं वो बात खटक तो नहीं गई
कि अब नया रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, नया रास्ता नहीं, जो वो चद्दर चढ़ा है उसका हर चैनलों पे हमारे प्रवक्ताओं ने जवाब दिया। समाज के अंदर भी इसकी चर्चा है, हम लोगों ने उसको बता दिया। वो उनका मुद्दा है, वो कहाँ चद्दर चढ़ा है, कहाँ झंडा फहरा रहे हैं, उनका मुद्दा है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी नहीं, गाजी सालार की बाजार पर चादर चढ़ाना मुद्दा क्यों नहीं है? सुहेल देव ने उसी को तो हराया था। अच्छा, तो हराया था, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ गया था चादर चढ़ाने, हम तो गए नहीं थे। अब हमारे साथ समझौता में रह गुजरात पार्टी, और आपने देखा कि आज अभी नेताजी ने सुबह बता भी दिया कि अभी गठबंधन हमारा नहीं, उस दिन बहराइच में ओम प्रकाश राजभर साथ थे या नहीं थे? नहीं थे, नहीं। ये आप अपने सारे लोगों को मीडिया को लगा के देख लीजिए। उस दिन नेताजी मुरादाबाद में गए थे, इस दिन बहराइच दुबई थी, नेताजी साथ नहीं थे। नेताजी साथ रहते तो। लेकिन एक भी बयान नहीं आया। जिन सुहेल देव के सम्मान के नाम पर आप लोग सियासत करते हैं, एक बार भी उस पर बयान नहीं आया कि आखिर गाजी सालार के कब्र पर चादर क्यों चढ़ाई गई, जिसने जो हमारे देश के दुश्मन था उसको सुहेल देव ने हराया। आप विश्वास रखिए, उस दिन 4 टीवी चैनलों में मैं बैठा था जी, और हर जगह मैंने खंडन किया था, और हमने इस बात को बड़े मजबूती के साथ रखा था कि गाजी विदेशी है, आतंकी है, हमने उसको स्वीकार नहीं किया था। अब रही बात कि आज आप फिर गड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं, गड़ा मुर्दा नहीं साहब, ये राष्ट्रभक्ति की भावना और एक आप जैसी पार्टी की एक पूरी राजनीति की धारा है, ये गड़ा मुर्दा नहीं है। इस सवाल का तो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि अगर उनका मुद्दा है, अगर राष्ट्रभक्ति मुद्दा है, तो राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पे जो भारतीय समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी। आपने देखा लास्ट विरोध हुआ, हमारे नीतिगत लड़ाई थी, मुद्दों की लड़ाई थी, लेकिन जब 370 धारा हटा तो पहले माननीय प्रकाश राजभर ने कहा तो देश हित में हुआ है। ऐसा नहीं, राष्ट्र के मुद्दे पर जो भी सरकार है, किसी की सरकार हो, राष्ट्र हित में काम करेगी। ठीक है, सतदेव पचौरी साहब, भाजपा ने बड़ा मुखर होकर सवाल किया था कि अब सुभाषपा को तय करना होगा कि वो सुहेल देव के साथ रहेंगे या फिर ओवैसी के साथ रहेंगे। देखिए, हम अपने दम पे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हम किसी पे की बैसाखी पे चल के राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों पे, आदर्शों पे और विकास के काम पे, कानून व्यवस्था पे और अच्छा, ये जो 5 शर्तों की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, आधार पर क्या इन 5 शर्तों पर आप लोग विचार करेंगे या वो कह के चले गए और आपने सुन लिया, बात खत्म? नहीं, एक सेकंड हमें पता नहीं उन्होंने क्या कहा। ये उन्होंने कहा किससे क्या, हमसे उन्होंने तो हवा में तीर छोड़ दिया। जिनके साथ हैं, ओवैसी के साथ हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, राजपाल कश्यप जी, जो महाराजा सुहेल देव की राजनीति है वो पूर्वांचल की अच्छी खासी सीटों पर प्रभाव रखती है और सुभाषपा का इसीलिए बेस भी बना है। लेकिन जो कुछ भी उस दिन बहराइच में हुआ था, गाजी सालार की मजार पर चद्दर चढ़ाने का जो मामला था, ये क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सिद्धांत और सियासत की जो लाइन है वो अलग अलग हो जाती है? देखिए, अवधेश जी, वो उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने, लेकिन वर्तमान में दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित बीजेपी से बहुत परेशान है। और महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों ने कोरोना काल में देख लिया, एक योजना इनकी धरातल पे नहीं है, लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन से मरे, बेरोजगारी आप बताइए ना, कितने लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, कितने मॉल बंद हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, आज तक नहीं। और ये झूठ पे झूठ, अब चुनाव आ गया, ये चुनाव में तिकड़म ताजिया करके जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता ने सीधा संदेश दे दिया अभी पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में, प्रधान और बीडीसी के में, कि समाजवादी बिल्कुल। लेकिन मेरे सवाल से राजपाल साहब बिल्कुल निकल गए, डिप्लोमेटिक हो गए, सद गए। संतोष पांडे जी आपके पास आएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं दर्शकों को कि जिस तरीके से वो अबूझ पहेली जो सियासत में बन रही है, किस तरीके से इसकी आगे 5 शर्तें मानने के बाद ही भाजपा से गठबंधन संभव है। ये राजपाल ओपी राजभर कह रहे हैं। पहले नंबर पर सपा, दूसरे पर बसपा और तीसरे पर कांग्रेस प्राथमिकताओं में है।
आगे बढ़े तो भाजपा से पहले धोखा मिला है, अब फूक 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 कर कदम रख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग सरकार बनाता है तो सीएम भी पिछड़े वर्ग से हो, ये राजभर ने कहा है। और सवाल संतोष पांडे जी मेरा अब आपसे है कि ये जो नारा ओपी राजभर ने दिया है कि जिसकी जनसंख्या वही राज करेगा, ये जातिवाद का कौन सा नारा छेड़ रहे हैं आप? देखिए बता दें आपको, मैं जब अभी ऐड हुआ हूँ तो जातिवाद की चर्चा चल रही थी। आपको जानकारी है और आप जानिए कि जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है जातिवादी स्ट्रक्चर है। ये जो कहता है कि जातिवाद को नहीं मानता, तो क्या लगता नहीं कि ये मजाक है? मैं बता रहा हूँ, सारी लड़ाई भी जातिवाद के खिलाफ है, राजनीति भी जातिवाद पर ही होगी और सीएम भी जाति से बनेगा। मतलब मजाक बनाकर रख दिया है सियासत ने जातिवादी शब्द को। नहीं, मजाक नहीं बना है, उस गंभीरता को समझिए। ये मजाक नहीं बना है, ये लोग झूठ बोलते हैं। जो लोग जात की बात से भागते हैं, जो लोग जात की बात से भागते हैं, आप उनसे चर्चा कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आज टीवी के अंदर जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे डॉक्टर बैठे हैं, इन्होंने खुद को कहा जातियों की आंकड़ों के आधार पर किनको शिक्षा नहीं मिला। उस चीज की लड़ाई सदन के अंदर जब बजट के दौरान जब उसकी चर्चा हो रही थी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उससे चर्चा कर। अब उस समय समाजवादी पार्टी के लोग जाति मैं बता रहे क्या था। अभी हमारे पचौरी साहब आदरणीय है, सम्मानित है, उन्होंने कहा कि जात की बात हम नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब योगी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर ब्राह्मण को डिप्टी सीएम और एक मौर्य गांधी को डिप्टी सीएम बनाने का क्या उचित? इसका जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं पचौरी साहब। दिक्कत वक्त बहुत कम है। पांडे जी आपका सवाल आगे, आपकी बात भी आगे। पचौरी जी, जातिवादी राजनीति से दिक्कत भी सबको है और उसी लीग पर चलना भी जरूरी है क्या? नहीं, हम जातिवादी राजनीति करते ही नहीं है, इसलिए हम तो समाज के सभी वर्गों को लेके चलते हैं। समाज में सभी वर्ग, हम जातिवाद के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। ठीक है, राजपाल कश्यप जी फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, वक्त एकदम। हम सभी वर्ग समाज के, देश के, प्रदेश के विकास में पिछड़े वर्गों का पंचायत में अगर आरक्षण और नगर पालिकाओं में आरक्षण लागू किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आदिवासियों का आरक्षण पंचायत में लागू किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, पिछड़ों के, और 40 में 2 सिफारिशें अभी लागू हुई हैं। तो सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सियासत की पहली वाकई कितनी अबूझ है, सबकी दलीलों से समझ में आता है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।